चलिए ध्यान से सुनिएगा ना, जो बताने जा रहा हूं मैं। ये ऑन है ना बेटा, ये माइक भी चालू है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते सर हम लोग। इसमें सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है, किस कारण से होता है सर? शहरीकरण से। अब देखो सर, ऐसा कैसे क्वेश्चन देगा? तो भाई देता है पेपर में क्वेश्चन लिख देगा कि जल प्रदूषण का सर्वाधिक बड़ा कारण क्या है। एक दे देगा सर हमारे पास मृदा अपरदन, दूसरा दे देगा शहरीकरण, तीसरा दे देगा खेती। बात समझ में आ रही है? बोलोगे सर खेती से भी कैसे होता है जल प्रदूषण? तो भाई होता है। खेती में हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज कर लेते हैं, दुनिया भर के खाद यूज करते हैं। जब बाढ़ आता है, खेत का पानी वो पेस्टिसाइड्स, वो खाद को लेकर कहां जा रहा है? नदी में जा रहा है। नदी का जो ओरिजिनल उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको छोड़कर अगर कोई भी आर्टिफिशियल एलिमेंट जा रहा है सर, वो प्रदूषण में आता है। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी जाएगा तो प्रदूषण में आता है। तो सबसे ज्यादा सर किससे होता है? तो अर्बनाइजेशन से, शहरीकरण से सबसे ज्यादा क्या होता है? तो प्रदूषण। 4 ऑप्शन वहां भी देता है भाई, क्या लगता है आपको? नहीं देगा। जल प्रदूषण की जांच की जाती है किससे सर? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किससे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोई पानी कितना प्रदूषित है ये दिखाया जाता है सर कि उसके अंदर कितने बायोकेमिकल्स मिले हुए हैं, और एक ऑक्सीजन का लेवल होता है हर पानी में। क्योंकि चाहे जलीय जीव हो, चाहे वो पादप हो, चाहे जंतु हो, उनको भी पानी के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा गिर गया तो पानी क्या है? प्रदूषित है। यही तो करना होता है उसके अपने को। अब देखो जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो आप लोग खारून को देखे होंगे। खारून नदी काला है सर, उसका पानी क्या है? एकदम ज्यादा काला। रायपुर जाते होगे ना, देखोगे एकदम पानी काला है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की सबसे गंदी नदी या प्रदूषित नदी की बात करते हैं तो सर वो है संखनी और डंकनी। क्या है? संखनी और डंकनी। अब ये लोग तो सर दंतेवाड़ा में बहते हैं जहां पर उतना पॉल्यूशन है ही नहीं, फिर भी इनको ज्यादा पॉल्यूटेड माना गया है। क्यों पता है? इस एरिया में माइनिंग होती है लोहे की। तो लोहे की जब माइनिंग होती है, उससे प्रोसेसिंग होती है ना, तो जो आयरन ओर होता है वो सीधा कहां डंप किया जाता है? इन नदियों के अंदर। अब इन नदियों में क्या हो गया? आयरन ओर बढ़ गया है। ओर के बढ़ने से क्या होता है कि उसमें जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन को अपने आप में खींच लेता है। तो उस पानी में प्लास्टिक का कचरा नहीं है, इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं है आपका, क्योंकि केमिकल, उसमें सर आयरन और मिट्टी इतनी ज्यादा हो गई है कि उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया है। इकोसिस्टम बर्बाद है, मछलियां मर चुकी है। तो जरूरी नहीं होता सर कि प्लास्टिक का कचरा ही या फिर नाले का कचरा ही पॉल्यूशन फैलाए। वो कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या कोई भी कारण जो पानी के ऑक्सीजन को खत्म कर देता है और उसके जीव जंतु को नुकसान पहुंचाता है, वो किस में आएगा सर? वो तो पॉल्यूशन में आता है। किस में आता है वो? पॉल्यूशन। वहां एक प्लास्टिक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी नदी क्या है? पॉल्यूटेड है। क्यों? उसका ऑक्सीजन लेवल क्या हो चुका है? डाउन हो चुका है। अगला दिया सर हमारे पास कि जब जल प्रदूषण कब होता है? जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। तब जल क्या हो गया? पॉल्यूटेड। हम लोग को क्या लगता है सर पता है कि ना पानी साफ नहीं दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, पूरा पीला पीला पानी है, गंदा पानी नहीं भाई। जब बरसात होती है तो आसपास की मिट्टी का कटाव होता है और उसमें मिट्टी के कण घुले होते हैं। उस पानी को पॉल्यूटेड पानी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, वो नेचुरल है। एक समय के बाद नदी का बहाव कम होगा, मिट्टी क्या होगी? नीचे बैठ जाएगी। पॉल्यूटेड कब है सर? कि पानी तो साफ दिख रहा है लेकिन सर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, उसके अंदर मछलियां मर चुकी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेड पानी बोलते हैं। बात समझ में आई? चलिए अगला दे रखा है सर अपने को कि वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा होता है। किससे होता है सर? तो 60% होता है वाहनों से। जो एयर पॉल्यूशन है उसके होने कई सारे कारण है। कारण इन द सेंस कि चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, कुछ एसी रेफ्रिजरेटर से जो सीएफसी गैसेस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, वो कर रही है प्रदूषित। पर सबसे ज्यादा किससे हो रहा है? तो गाड़ियों से। आप भाई भिलाई जो है, भिलाई दुर्ग रायपुर बहुत बड़ी शहर नहीं है, छोटे छोटे शहरें हैं। आप हाईवे में चल जाना ना, इतनी कारें, इतनी बाइक्स, इतनी ट्रक कि आप हलाकान हो जाओगे। आदमी से ज्यादा क्या है? गाड़ियां हैं बोलोगे। तो इंडस्ट्री को तो हम लोग केवल बदनाम कर रखी है, असली गंदगी तो ह्यूमंस फैला रहे हैं।
कहां से? तो 60% गाड़ियां चलाकर। मेरा घर इतना पास है, 1-1.5 किलोमीटर है, मैं चाहूं तो साइकिल चलाकर आ सकता हूं, पर नीड नहीं समझता। मेरे अकेले से क्या होगा? हर आदमी की यही सोच है, पॉल्यूशन बढ़ रखा है। जमीन से निकलने वाले ईंधन को क्या कहते हैं सर? जीवाश्म कहते हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या बोलते हैं उसको? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जमीन से निकलने वाला क्या निकलता है सर? तो कोयला निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, और क्या निकलती है सर? तो गैसेस निकलती। क्या निकलती है? गैस। जो हम लोग यूज करते हैं ना, ब्यूटेन, ब्यूटेन, इथाइल, मरकप्टेन, जो सिलेंडर वगैरह आता है हमारे पास, वो सब होता है। अब ये कोयला, पेड़ पौधे जो सूखे होते हैं, कंप्रेस होते हैं, जल जाते हैं, ज्वालामुखी से कंप्रेस होकर बनता है। पेट्रोलियम ह्यूमन बॉडी से या फिर जंतुओं के बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कंप्रेस होने से क्या होता है? जमीन के अंदर बनता है। सब लाखों साल पहले की प्रक्रिया है, और उसी का एक फॉर्म भी क्या होता है बेटा? तो गैसीय फॉर्म पे भी प्राप्त होता है। ये सारे फ्यूल क्या है सर? तो फॉसिल्स फ्यूल है। किसे? तो फॉसिल से मिल रहे हैं, जीवाश्म से मिल रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ये फॉसिल्स फ्यूल होगा। इसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। अच्छा, ये हमारे पास जीवाश्म ईंधन है, ये कैसे हैं? नवीनीकृत या फिर अनवीनीकृत? इनको फिर से रिसाइकल किया जा सकता है कि नहीं? नहीं सर, ये है अनवीनीकृत। जैसे हमारे पास कोयला एक बार जल गया, दोबारा यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। आपके बाइक में पेट्रोल डाले और गाड़ी चला ली, दोबारा मिलेगा क्या? नहीं। सर नवीनीकृत क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है, फिर जो एयर एनर्जी होती है, पवन चक्की घुमाते हैं, और उसके बाद सोलर एनर्जी। ये सारे क्या है सर? तो नवीनीकृत है। इनको बार बार रिसाइकल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज किया जा सकता है। सबसे हानिकारक प्रदूषण वाली गैस कौन सी होती है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो सर, हम लोग क्या करते हैं बता देता हूं मैं। सर ये होता है CO2, ये हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन ये उतना हानिकारक नहीं होता। ये क्या होता है सर? तो ये हमारे पास ग्रीन हाउस, कौन सा इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? तो देता है। इससे पृथ्वी का तापमान थोड़ा गर्म होता है। CFC जो गैस होती है ना बेटा, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ह्यूमन बॉडीज, हमारे लंग्स के लिए, हमारे ब्लड के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है? तो खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कब निकलता है सर? तो जब कोयले को जलाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। या किसी प्रकार के फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है तो क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन पर अगर एक ही ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड, और दो रहेगा तो क्या होता है? डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये खतरनाक कौन सा होता है सर? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, ठंडी में अक्सर ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं? घर के अंदर कोयले का अलाव जोड़ लेते हैं, रूम को बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि धुआं होगा तो रूम क्या होगा? गर्म होगा। धीरे धीरे आप, क्योंकि वो भाई हीट है, और जलने के लिए क्या होता है? तो ऑक्सीजन का यूज होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चल रहा होता, और आपके रूम का जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे क्या होता है? जलकर खत्म हो जाता है, और रूम में भर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड गंध रहित होती है, बस टेम्परेचर क्या करती है? बढ़ाती है। अब वो इतना खतरनाक होता है कि हम कब बेहोश होंगे आपको पता नहीं चलेगा, और जब रात भर बेहोश रहोगे तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ब्रेन डेड हो जाता है आदमी का। इसलिए रात को जब भी सोए, भाई ठंड लगे तो लगे, लेकिन हवा कहीं ना कहीं से रूम के अंदर फ्रेश हवा आनी चाहिए, और फ्रेश हवा बाहर जानी चाहिए, और घर के अंदर अलाव जोड़कर कभी भी नहीं सोना चाहिए, वरना आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। और अगर मान लो सर कोई ऐसा एलिमेंट है आपके यहाँ, कोई ऐसा एलिमेंट है जो जो कोयले के अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तब तो सर आत्मा का परमात्मा से मिलन तय है, कोई बचा ही नहीं सकता। मेरे गांव में एक साथ 5 लोग मर गए थे, यही प्रोसेस किए थे वो। बिहार, ठंड ज्यादा पड़ती ना वहां पे, हाँ, ऐसे कई सारे केस हो जाते हैं। तो घर के अंदर कभी अलाव जला कर ना सोए, कहीं पर भी क्या हो तो खुले में जलाएं इसको। आगे देखिए इसको सर, चलिए याद रहेगा। अम्लीय वर्षा होती है सर, किससे किससे होती है? सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड से। बताया ना सर कि ये पानी के साथ रिएक्शन करके H2SO4 ऐसा परफेक्ट तो नहीं बनाएगा, लेकिन उसकी पोटेंसी क्या रहती है? एसिटिक होती है, जिसके कारण एसिड रेन होता है। तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सर तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, वो भी H2O के साथ मिलेगा, और HNO3
सर पूरा परफेक्ट तो नहीं बनाएगा नाइट्रिक एसिड, लेकिन उसके आसपास की पोटेंसी का बना सकता है, जो ह्यूमन बॉडी है फिर हमारे इन्वायरमेंट में पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। क्लियर है ये? ग्रीन मफल का इस्तेमाल किस लिए होता है? ये आज ही पढ़ रहा था सर मैं। ये आपके जो ग्रीन मफल दिया ना बेटा, ये 2022 में फूड इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसमें सर यहाँ पे दिया हुआ था ग्रीन मफल, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रीन मफलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन मफलर का इस्तेमाल करते हैं किसको कम करने के लिए? तो नॉइस पॉल्यूशन या फिर साउंड पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो ग्रीन मफल का। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर 2022 में रिसेंटली आज मैं क्वेश्चन को स्टडी कर रहा था तो फूड इंस्पेक्टर के पेपर में डिट्टो क्वेश्चन छपा हुआ था ये। क्लियर है ये? रेडियो एक्टिव से कहां प्रदूषण होता है? सर रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे पास यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, फिर आपका रेडियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है सर? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। अब ये चाहे एक्टिव चार्ज हो चाहे नॉन एक्टिव चार्ज हो, जहां पर रहते हैं रेडिएशन करते हैं, और इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये जल, थल और वायु सबको क्या कर सकते हैं? इन्फेक्टेड कर सकते हैं, सभी जगह रेडिएशन फैला सकते हैं, सभी जगह रेडिएशन फैलाने की क्षमता होती है किसमें? तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में। क्या क्या होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब के सब क्या होते हैं? सब के सब आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है सर? स्ट्रोनियम 90। ये लीजिए, सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होगा? स्ट्रोनियम 90। अब सर इसका तो नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे हम लोग, है कि नहीं? यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, फिर थोरियम का, उसके बाद रेडियम सुने, सर एक नया आ चुका है स्ट्रोनियम। तो देखो सर सबसे अच्छी बात, यम 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 वाला जितना है सबके सब क्या है? तो रेडियो एक्टिव है ज्यादातर, और उसके बाद उसका जो समस्थानिक है स्ट्रोनियम क्या है? वो 90 है। तो ये हमारे पास क्या होगा सर? सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूषण किस श्रेणी में आता है सर? तो एरोसॉल में आता है। किस में आता है? एरोसॉल में आता है। ठीक है, एरो मतलब AERO, ये कहां से बना है सर? तो एयर से। क्लियर है ये? अब जो जेट प्लेन होते हैं, जेट प्लेन सर हमारे पास देखो दो प्रकार का जहाज होता है बेटा, सर उसके इंजन के बारे में ध्यान सुनना। एक तो होता है सर पंखा लगा रहता है ऐसे करके, एक ही वाला इंजन होता है, और दूसरा सर हमारे पास अगर मान लो कि प्लेन फ्लाई कर रहा है तो यहाँ पर दो इंजन लगे होते हैं इसके ऐसे करके, यहाँ पर देखियो एक इंजन, यहाँ पर एक इंजन, यहाँ पे ऐसा लगा रहता है, डबल सेफ्टी है। तो और एक होता है सर हम लोग का फाइटर प्लेन, एक क्या होता है? तो फाइटर प्लेन ऐसा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके इंजन लगा होता है ना सर, जेट इंजन, इनको क्या बोलते हैं? जेट इंजन कहा जाता है। भारत अभी तक जेट इंजन नहीं बना पाया है। ये हमारे पास पंखे वाला, ये एरोप्लेन वाला, और कौन सा है? जेट इंजन। जेट इंजन जो होता है ना, हमारे पृथ्वी में कई सारे लेयर्स बने हुए हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर क्या है? एक आयन मंडल है। ठीक, तो स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर और सॉरी आइनोस्फीयर। सुने होंगे आइनोस्फीयर के बारे में, तो वहां बता रहा हूं मैं। ये जो हमारा जेट प्लेन उड़ता है ना सर, वो आइनोस्फीयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये पृथ्वी और उसके ऊपर के स्फीयर होते हैं, और एक होता है आइनोस्फीयर, यहाँ की हवा पूरी तरीके से चार्ज होती है। तो जेट प्लेन पूछेगा सर जब भी उड़ता है तो सबसे ज्यादा कौन से स्फीयर को नुकसान पहुंचाता है? तो आइनोस्फीयर को। किसको पहुंचाता है? आइनोस्फीयर को। ठीक, वहां के हवा में आयंस होते हैं। जो टेस्ला था ना, वो दुनिया को फ्री में बिजली देने वाला था, मतलब मेरा मोबाइल को एक बार में अगर चालू कर दिया तो डिस्चार्ज होगा ही नहीं, हवा में ही क्या होगा? चार्ज होगा। अब बोलो सर ऐसा कैसे हो सकता है? भाई क्यों नहीं हो सकता यार? जब मैं हवा से क्या कर सकता हूं? डाटा को ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफर कर सकता हूं, वाईफाई ले सकता हूं, फोटो आपका हवा के थ्रू आ सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जा सकती थी। क्यों? क्योंकि सर पृथ्वी हो जाता मेरे पास माइनस, ऊपर क्या हो जाता? प्लस, और एयर से क्या करते हैं हम लोग? पूरे हवा में ही चार्ज पार्टिकल में
फैला देते, प्लस माइनस को कनेक्ट करते और क्या होता, तुम्हारा पृथ्वी ही अपने आप हवा ही क्या होती है हमारी चार्ज हो जाती। खैर इस कॉन्सेप्ट को टेस्ला को फंडिंग नहीं किया गया और ये प्रोजेक्ट धरा का धरा रह गया। तो जेट प्लेन सर नुकसान किसको पहुंचाता है, तो याद रखना सर आइनोस्फीयर को, किसको, आइनोस्फीयर को नुकसान पहुंचाता है सबसे ज्यादा। जेट प्लेन किसको नुकसान पहुंचाता है, तो आइनोस्फीयर को। रट लो, इसको बता दे रहा हूं मैं। जेट प्लेन में धुएं में गैस होती है, कौन सी सर, CFC और डाई नाइट्रोजन N2O नाइट्रस ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। तो सर यहाँ पे CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कहां से निकलता है, फ्रिज और उससे भी ज्यादा AC। जितने भी एयर कंडीशनर होते हैं उन सब से क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत गर्म गैस होती है। कभी AC जब चालू हो तो उसके पीछे खड़े होकर देखे हो, और जितनी ठंडी हवा अंदर भेज रहा होता है ना, उससे दोगुनी गर्म हवा कहां भेज रहा होता है, बाहर भेज रहा होता है। गर्मी में तो भुट्टा पक जाए उसमें, इतना गर्म हवा भेजता है भाई। सर उसमें बहुत बड़ी मात्रा किसकी होती है, CFC की होती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से होता है त्वचा का कैंसर। पढ़ाया था ना सर मैं उधर, जब रेस के बारे में पढ़ा रहा था साइंस में, तो याद कीजिए पढ़ाया था मैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर ना एक लेयर होती है, किसकी, क्या बोलते हैं उसको, ओजोनोस्फीयर या फिर ओजोन की लेयर होती है। ओजोन क्या होता है सर, O3 होता है। जब यहाँ पे हमारे पास सूर्य क्या करता है, अपना प्रकाश भेजता है, तो इससे 3 प्रकार का रेडिएशन आता है, UAV1, UAV2 और UAV कितना होता है हमारे पास 3। सबसे ज्यादा खतरनाक ये, फिर उसके बाद ये, अगर इनका एक्सपोजर डायरेक्ट हमारे पास हो गया, एक ही दिन में स्किन कैंसर हो जाएगा। और ये होता है सर नॉर्मल वाला, इससे क्या मिलता है, तो विटामिन D3 मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन D3। तो जो ओजोन लेयर है ना, वो क्या करती है, हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है, तो सोख लेती है, हम तक पहुंचने नहीं देती है। अब अगर ओजोन लेयर क्या हो जाएगा, उसमें छेद हो गया, वो खराब हो गई, तो सारी किरणें डायरेक्ट हमारे बॉडी पे एक्सपोजर होगा और हमको क्या होगा, कैंसर। इसलिए गर्मियों में हीरो बनने के लिए नहीं, या ज्यादा ओवर के अपने आप को सर केयर करता भाई यहाँ तक कपड़े पहनता नहीं। गर्मियों में पहली बात तो 12 बजे के बाद बाहर ना निकले, जो भी आपका वर्क डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच जाए और वहीं रुके। शाम को जब धूप कम होती तो निकले, और निकलने के बाद चेहरे को ढके, हाथ को ढके। ये मत शो ऑफ करे सर कि अपना बहुत केयर करता, अपन तो क्या मर्द अपन ऐसे चलते हैं। भाई वो अलग जगह है, काला गोरा होना अलग जगह है, लेकिन अगर स्किन बर्न हो गया और सर कहीं वो रेडिएशन से कैंसर कर दिया, सारी हीरोगिरी धरी की धरी रह जाएगी। बात समझ में आ रही है। और आजकल तो साइंटिस्ट बोल दिया सर कि पृथ्वी पर कंडीशन ऐसा हो गया है कि अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो 8 बजे से पहले का धूप क्या है, विटामिन डी के लिए बेस्ट है। उसके सर बाद का धूप लोगे तो विटामिन डी तो मिलेगा, लेकिन दिक्कत क्या है सर, तो आपको स्किन बर्न हो सकता है। बहुत ज्यादा धूप है तो क्या हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इसको याद रखना, ठीक है। हरित गैस कौन कौन सी होती है, हरित गैस मत पढ़ना भाई, इसको पढ़ लेना सर, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है सर, एक होता है CFC, बताया ना, AC के पीछे से निकलता है, गरम गरम हवा आता है। दूसरा सर क्या बताया था उस दिन, पूरा एक्सप्लेन किया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है, टेम्परेचर को पकड़ के रखता है। फिर सर ये हमारे पास मीथेन हो गया, और एक सर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये सब के सब क्या होती है, तो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती है। तो ये तो सर सभी को जानते हैं इसके बारे में। इसको भी क्या करना सर, आज पल्ले बंद लेना कि सर हमारे पास CH4 और NO2 भी हमारे पास क्या होता है, तो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती है। अब इसको उतना काउंट नहीं करते सर, क्योंकि इसका जो प्रतिशत वैल्यू है वो बहुत कम है। इनकी प्रतिशत वैल्यू क्या है, कार्बन का अच्छा खासा है, और सर इसका इमिशन इन दोनों के इमिशन के कंपेयर में हम ज्यादा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ये CFC दिया ना सर, जहां जहां पर AC लग रहा है वो हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अमेरिका में एक घर में होता है 4 AC, भारत में तो हमारे पूरे मोहल्ले में 4 AC नहीं है। मेरे घर मेरे भाई को दहेज में AC मिल गया, अब मेरे पड़ोसी लोग जो थे, इसके यहाँ AC कैसे चल सकता है। बात किस पे आ गई, ईगो पे आ गई।
लोग पूछे कितना कितना बिल आता है उसका, बोला 5,000। 5,000 आता है, भर लेते हो? हाँ भर तो लेते हैं करके। उनके यहाँ भी लग गया एसी, मरो साले, अपने क्या करना है। हमारे यहाँ एसी चलता ही नहीं, मेरे भाई रहते नहीं, हम लोग कूलर वाले हैं। एसी अच्छी चीज नहीं है हम लोग के लिए। भाई को एसी में रात भर सोऊंगा, यहाँ क्लास ले पाऊंगा, पसीना बहता है गर्मी के टाइम में, तो 2-2 दिन लोग चलाना पड़ता है कूलर। बात समझ में आ रही है? तो ले लो, मरो, अपने क्या करना है। ठीक है, इसको ईगो बोलते हैं। सो अलग बात है, लेकिन ये होता है। देखो CFC, अब देखो हो रहा क्या सर, अमेरिका जो है ना, उसमें कोप की बैठक होती है, COP, कोप 30, कोप 31 की। वो जो संस्था बन रखी है ना सर, दुनिया भर के देश जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ऐसे ईंधन के साधनों का उपयोग करना जो दुनिया भर में क्या करे, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करे, ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है उनका उत्सर्जन कम करे। इसी के लिए भारत, पता है, गाड़ी में BS4 आया, 5 नहीं आया, 6 आ गया। स्प्लेंडर लोगे, 4-3 तो क्या है उसमें स्पार्क प्लग है। फिर वो आपका एक तो सड़ी सी वैन में पर क्या करेगा, आपका चेक करते रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन चेक करते रहेगा। नहीं है 100 रुपए फाइन मार देगा। मतलब 100 रुपए फाइन मारने से क्या होता है, पॉल्यूशन कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा मसला तैयार कर दिया, क्योंकि भारत क्या है, उसका मेंबर है। अमेरिका बोलता है भाई नहीं, अगर मैं इसका मेंबर बनूंगा तो मुझे अपने देश में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस क्या करने पड़ेंगे, लागू करने पड़ेंगे, और मैं अपने देश के लोगों को परेशान नहीं कर सकता कि आप एसी मत चलाओ, आप फ्रिज मत चलाओ। वहां अगर 2 कुत्ता पाले, 2 कुत्ते के लिए 3 एसी चलती है वहां पे। दबा कर क्या करते हैं वो लोग, इमिशन करते हैं, किसका, CFC का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और नेतागिरी किसको देते हैं, तो भारतीयों को, कि भारतीयों को क्या रहना चाहिए, तो CFC नहीं करना चाहिए। भारतीयों के खाना पकता है तो प्रदूषण निकलता है, तुम प्रदूषण नहीं करते बेटा, वो भी करता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब भारत में ऐसा हुआ क्यों हुआ, क्योंकि भारत क्या है, कोप का मेंबर है। अब ज्यादा हीरो बनता है, मतलब भारत जो है फ्रांस के साथ लीड करता है पूरे के पूरे उस पूरी यूनिटी को। इसलिए वो सारे रिस्ट्रिक्शंस जो पर्यावरण बचाने हैं वो सब कहाँ होते हैं, लागू भारत में। और भुगतना किसको पड़ता है, तो हम भारतीयों को। कहानी क्या है, उसके एवज में हमारे पास ग्रीन टैक्स, ग्रीनरी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स सब हम पे थोप दिया जाता है। क्लियर है? ये ग्रीन हाउस की सबसे मेन गैस कौन सी है, इसीलिए उसको एक्सप्लेन किया था मैं। किस प्रदूषण के कारण मनुष्य के तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं बेटा, प्रभावित। सीसा, सीसा को बोलते हैं सर PB, इसी को बोलते हैं लेड। क्या बोलेंगे, इसी को लेड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास सबसे ज्यादा किससे होता है, सीसा से। अगर खाने में हमारे बहुत ज्यादा लेड है तो हमारा तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है सर हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इफेक्ट पड़ जाता है। भारत में 2005 के बाद से एक मछली आती थी, मांगुर, सुने उसको? 2 प्रकार के मांगुर होते हैं भारत में, एक देसी और एक थाईलैंड में बना था, वो आर्टिफिशियली बनाया गया, इतना बड़ा बड़ा हो जाता, इतना मोटा मोटा। तो वो मांगुर को ना भारत में बैन कर दिया गया, क्योंकि ना वो कुछ भी खा लेती थी। जब तक इंसान का मांस मिले, इंसान का मांस गाय, कुत्ता, बिल्ली, सुअर सब खा गई, नहीं कुछ वो मिट्टी खा जाती थी। और उसके बॉडी में जो लेड होता है, मरकरी होती है, आर्सेनिक, ये सब हमारे बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक। और उसके मांस में इन सब की मात्रा सबसे ज्यादा होती थी। अब लोग उसको खा रहे थे और बॉडी में क्या बढ़ रहा था, तो कैंसर बढ़े जा रहा है, कैंसर बढ़े जा रहा है। तो 2005 में क्या किया गवर्नमेंट ने, उसको बैन कर दिया, थाई मांगुर को, और मेछा वाला। और उसमें क्या होता है सर, तो कांटे नहीं होते, पब्लिक उठा के लाई खा रही है उसको। सबसे ज्यादा क्या होता है उसमें, लेड होता है, आर्सेनिक होता है, जो कैंसर कारक है। 2005 में उसको बंद कर दिया गया। कोई भी अगर अवैध रूप से पालते हुए पाया गया तो पूरा मछली मारी जाएगी, और मारने का पैसा भी क्या भरवाया जाएगा, उससे भराया जाएगा। वो पूरा इकोसिस्टम खत्म कर दे रहा था। याद रहेगा सर, क्या होता है, नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, मतलब हाथ पैर कांपेगा, बोलोगे कुछ निकलेगा कुछ, पीना है चाय पी लोगे पानी। बात समझ में आ रही है? खाना है समोसे का मन, हाथ चले जाएगा बिस्किट में, ठीक है भैया आपको बिस्किट ही खाना, समोसा वापस ले जाओ, ये सारे मसले होंगे। कौन सा प्रदूषण मनुष्य के रक्त दाब को बढ़ाता है, मतलब ब्लड प्रेशर को, BP को बढ़ा देता है, हृदय रोग पैदा करता है, तो कैडमियम। कैडमियम एक ऐसा एलिमेंट है, अगर किसी एरिया में मान लो कोई बोर का पानी पी रहा है, कोई फिल्टर का पानी पी रहा है, या कहीं कभी किसी रिसोर्स से अगर खाने में या पीने में कैडमियम जा रहा है, तो बेमतलब के इंसान का भी क्या बढ़ जाता है, तो रक्तचाप बढ़ जाता है, अर्थात ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अदरवाइज ब्लड प्रेशर 2 और तरीके से बढ़ता है भाई। एक सर हाइपरटेंशन, बिना मतलब का टेंशन,
टेंशन लेने से क्या होता है कि जो हमारी रक्त वाहिनियां है ना, वो क्या होती है, स्क्वीज हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और बहुत ज्यादा सोचने से हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो जिस कारण क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। एक ये तरीका हुआ। दूसरा, बहुत ज्यादा तेल मसाला मुर्गा ये सब बकरा खाओगे तो क्या होगा सर, तो पूरे हमारी जितनी भी आर्टरीज है, वेन्स है, सब में कोलेस्ट्रॉल जमेगा। कोलेस्ट्रॉल जमेगा फिर क्या होगा, तो आर्टरीज जो जितना एरिया निकलने के लिए होना चाहिए वो कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। घर में अपन गाड़ी धोए हैं कहीं पाइप लगा के, नॉर्मल सर पाइप चल रहा है पानी से, गाड़ी धुलती नहीं है, मैं सामने के एरिया को चपक देता हूं पाइप के, तो उसका जो एरिया है वो क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन भाई बर्नौली का थ्योरम ये बोलता है सर पानी तो उतना ही निकलेगा ना, तो क्या होता है, वो प्रेशर से निकलना क्या होता है, शुरू हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है। वही हमारी आर्टरीज के साथ भी होता है, आर्टरीज और वेन के साथ भी, ज्यादातर तो हार्ट की आर्टरी के पास। जब खूब मर्गा मुर्गा बकरा वकरा खाते हैं 40-45 के बाद, वो धीरे धीरे क्या होता है, चर्बी जमा हो जाती है। चर्बी जमा हो गई सर, तो जो जगह पहले इतना था निकलने के लिए पानी, अब वो क्या हो गया, वो इतना हो गया, तो खून तो प्रेशर से बाहर निकलेगा ही, बीपी बढ़ जाता है आदमी का। बात समझ में आ रही है? इसलिए 3-4 साल तक 35-40 तक अच्छा अपने क्या रखना है, अपना डेली रूटीन रखना है, और चिकन मटन तेला भुना खाओ। 40 के बाद तेल से कर दो तौबा, तो लाइफ जो है 80 साल तक जाओगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा। एक बीमारी को आप रोक सकते हो, जबान को रोक लिए हार्ट अटैक रुक जाएगा। और कहीं नहीं यार मोमोस चलो उड़ा देते, मोमोस को ना नहीं कहते, तो फिर 45 के बाद पहले बीपी आएगा और 50 में आएगा पहला अटैक, ये फिक्स है, क्योंकि आपने पंप क्या कर लिया है, खराब कर लिया है यार। तो 40 के बाद रुक जाना है ना, खासकर मुर्गा बकरा मछली वछली ये सब पे क्या करना, लगाम लगा देना। बाकी फिजिकल एक्टिविटी करते रहोगे तो ये मामला 45 पे आएगा, आना तय है, लेकिन आना तय है। ठीक, चलिए। लोहे की खान में काम करने वाले मजदूर किसके कारण रोग ग्रसित होते हैं सर, तो सिलिका। सिलिका क्या होता है सर, तो एक प्रकार का रेत होता है, फाइन क्या होता है, रेसेस होते हैं वो। कभी बता देता हूं, दुनिया का सुन लीजिएगा, दुनिया का कोई भी खनिज एक्सेप्शन गोल्ड को छोड़कर ना बेटा, कोई भी खनिज जो है सर वो ऐसे नहीं आता, वो हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ एलिमेंट मिला रहेगा। अब लोहा निकल रहा है सर, तो Fe रहेगा मेरे पास, उसके साथ क्या रहेगा बेटा, तो सिलिका रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। कई बार तो क्या आता है सर कि एल्युमिनियम के साथ में क्या होता है, चिपका रहता है, उसके बाद सॉइल होता है, भारी सारी चीजें होती हैं, वो ऐसे फॉर्मेशन में क्या होता है, तो अपने को मिलता है। फिर सर इसको प्रोसेस करके कभी सिलिका बाहर किए, कभी ये बाहर किए, कभी ये बाहर किए, गरम वरम करने के बाद क्या होता है, तो Fe को अलग करते हैं और इसको बोलते हैं गैंग, इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। ये हमारे फेफड़े को नुकसान कब नहीं पहुंचाएगा, जब ये लिक्विड फॉर्म में हो, स्लरी के फॉर्म पे हो, या फिर भट्टियों में डाला जा चुका है। लेकिन भाई जब इसको खोद के निकाला जा रहा है, उस समय तो पाउडर फॉर्म पे होता है ना सर, उस समय जब वो उड़ता है तो कहां जाता है, इनहेल करते हैं, और इनहेल करने के बाद वो सिलिका क्या करता है, तो हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए सर लोहे की खान में काम करने वाले मजदूरों किस के कारण ग्रसित होते हैं, तो सिलिका, उससे जो सैंड सिलिका निकलता है ना, उसके कारण क्या होते हैं, हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है बेटा, 52 हो रहा है। इसको स्टार्ट करते हैं ना, बताता हूं मैं। देखो सर यहाँ पर कितने अपने को प्राणी विज्ञान दिया हुआ है, जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन क्या कहलाता है सर, तो प्राणी विज्ञान कहलाता है। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आते हैं, तो आते हैं सर संघ प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय मतलब सिंगल सेल बोलते हैं, अमीबा वगैरह हो गया, वो एक ही कोशिकीय जीव होते हैं, वो अपने आप में एक अकेले सेल से बने और सारा काम कर सकते हैं, तो उनका संघ क्या होगा सर, संघ प्रोटोजोआ संघ में वो लोग आएंगे। अगला संघ पेरिफेरा, क्या दिया हुआ है, संघ पेरिफेरा के सभी जंतु पाए जाते हैं कहां पर, खारे पानी में। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनाएगा, खारे पानी में पाए जाने वाले सारे के सारे जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो पेरिफेरा। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा, तो सर वो क्या है, क्या आता है, वो किसमें आता है, तो प्रोटोजोआ फैमिली में आता है।
अब सर ये कोई एकदम फिजिक्स तो है नहीं बेटा कि सर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट वगैरह बता दूं निकाल कर, सर ये डाटा है, इसको पढ़ना पड़ता है भाई। क्लियर है ये? तो सर जो खारे पानी में जो जंतु पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पेरिफेरा, और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटोजोआ। संघ पेरिफेरा के उदाहरण हैं क्या क्या भाई? पेरिफेरा के जो पानी के अंदर रहते हैं, एक्साइकन, माइथेनिया, स्पंज आदि। संघ सिलेंटेट्रा कैसे प्राणी होते हैं? तो जलीय और क्या होते हैं सर? तो द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। संघ सिलेंटेट्रा प्राणी के कुछ उदाहरण जैसे हाइड्रा, ये हमारे पास ना सर ये होता है हाइड्रिला, ठीक, हाइड्रिला, जेलीफिश, सी एनिमोन और मूंगा। मेरी बात ध्यान सुनना, आप लोग अगर साइंस के हो ना तो एक प्रैक्टिकल कराया जाता है, ऐसे करके एक छोटा सा लाइट ग्रीन का पौधा आपको दिखाया गया होगा, अब बोला होगा भाई ये क्या है? हाइड्रिला है करके। 12th में कभी ऐसा हुआ होगा तो ये सर ये पौधा इतना स्पेशल क्यों है भाई, इतना क्यों पढ़ना? तो एक्चुअल में सर ये पौधा तो है। अब दो प्रकार की चीजें होती है, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। तो अगर मैं जंतु जगत की अगर मैं कोशिका लेता हूं, कोशिका सेल लेता हूं, और एक क्या लेता हूं? तो पादप जगत का क्या लेता हूं? तो कोशिका लेता हूं, सेल लेता हूं। तो जंतु जगत में क्या नहीं पाया जाता सर? तो इनके कोशिका में, इनके सेल में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति याद आ रहा है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो उसके सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही, मतलब क्या है? वो जंतु जगत का है। और उसके सेल में अगर कोशिका भित्ति क्या होती है सर? अगर मान लीजिए यहाँ क्या मिल रहा है बेटा अपने को? कोशिका भित्ति अगर मिल रहा है, मतलब किसकी कोशिका है? वो पादप जगत की है। तो यहीं पर जो हाइड्रा बोल रहा है जिसको, वो हाइड्रिला नाम होता था पूरा उसका, उसका पौधा जो होता है उसका जब सेल निकाला गया, कोशिका निकाली गई, तो उसकी कोशिका में ना कोशिका भित्ति नहीं पाई गई। इसका मतलब वो दिखने में तो पौधा है पर वो एक्चुअल में क्या है सर? तो एक जीव है। दिखने में पौधा है और एक्चुअल में क्या है? वो एक जीव है, वो एक जंतु है। बात समझ में आई? स्ट्रक्चर पौधे का है और बायोकेमिकल मतलब सर बायो जीव विज्ञान मतलब सो कि वो दिखने में पौधा पर है क्या सर? वो एक प्रकार से जंतु। कोशिका से क्या है? वो जंतु है। दूसरा सर जेलीफिश, देखिएगा समुद्र में जेल की तरह होता है, डंक वगैरह मारता है। सी एमिनो होता है। और सर मूंगा, मूंगा चट्टाने क्या होती है? तो कोरल्स, सुनोगे कोरल्स के बारे में? समुद्र के अंदर जहां छोटी छोटी मछलियां होती है, चट्टान होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं वो लोग। हालांकि बढ़ने का जो प्रोसीजर होता है बहुत स्लो होता है, लेकिन वो बढ़ते हैं, उसको जीवित चट्टाने बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? जीवित चट्टाने। अंग्रेजी में बोला जाता है उनको कोरल्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? मूंगा चट्टाने। क्या बोलते हैं? मूंगा चट्टाने। अभी जो समुद्र में पॉल्यूशन हो रहा है ना, उससे मूंगा चट्टाने क्या हो रही है? कोरल रीफ्स बोलते हैं उसको, मूंगा चट्टाने बोला जाता है, कोरल रीफ्स वो खत्म हो रहे हैं। अब होता क्या है कि कोरल रीफ्स में ना, क्योंकि वो जीवित होते हैं तो काफी उसमें डिजाइन विजाइन बना रहता है एक से एक, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां जो सजाने के समुद्र की सुंदरता बनाए रखते हैं, उनका भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, वो भी क्या हो रही? धीरे धीरे कम हो रही है। तो जो ग्रोथ कर रहा है सर मूंगा चट्टाने, सी एमिनो, सी एल्किन भी बोलते हैं उसको, जेलीफिश और हाइड्रिला, ये सब किस में आते हैं सर? सी लेरेंट्रा में आते हैं। अब यहां पे क्या लगा दिया है? सी। तो इस सी का मतलब क्या है? बात समझ में आ रहा है? सी मतलब क्या हो गया हमारे पास? तो सर ये हो गया हमारे पास समुद्री। तो सब क्या है? समुद्री है, इसलिए सर उसका नाम ऐसा है। चलिए आगे आते हैं उसमें हम लोग। देखिए क्या कहता है, कुछ तो 10 बार कम से कम करा दो इसमें काम। केचुआ किस संघ का प्राणी है? देखो भाई मैं कछुआ नहीं बोला हूं, क्या बोला हूं? केचुआ। केचुआ सर संघ एनीलिडा, किसका है? संघ एनीलिडा का प्राणी है। ये सब अपने को ध्यान में रखना है। सी समुद्र में पाए जाने वाले, उसके बाद सर हमारे पास पेरिफेरा खारे पानी में पाए जाने वाले, एक कोशिकीय प्राणी किसके आते हैं? तो प्रोटोजोआ में आते हैं। ये बेसिक एलिमेंट है, इसको समझेंगे। एग्जाम में जब 4 ऑप्शन देता है ना, वही क्या होता है? दिमाग घूम जाता है कि था भाई क्या। अब इसको देखने में समस्या क्यों हो रही है? सारे एलिमेंट्स सर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं,
जब फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो चीजें दिमाग क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे कैसे भाई, क्या क्या लिखा हुआ है। मल्टीपल टाइम देखने से क्या होता है, फिर लगना हाउ नो हो जाता है। केचुओं में हृदय कितने होते हैं सर? 4 जोड़े। देखो यहां बात कछुए की नहीं हो रही है, केचुए, गेंगरवा गेंगेरवा बोलते हैं ना उसको। अब होता है सर, देखो क्यों, क्योंकि ना उसको बीच से काट दोगे ना तो लेफ्ट भागेगा, राइट वाला कहां भागता है, राइट भागता है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी बॉडी को हील कर लेता है, हील करने के बाद वो फिर जीवित रहता है, मरता नहीं है सर। क्यों? उसको कितने हाथ होते हैं उसके पास? 4 होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ की देह गुहा कहलाती है हीमोसील। आर्थ्रोपोडा प्रायः होते हैं एक लिंगीय व निषेचन शरीर के अंदर होता है। एक लिंगीय कहने का मतलब है आर्थ्रोपोडा, जैसे कछुआ वगैरह हो गया तो उनका जो एक लिंगीय होते हैं, और निषेचन कहां होता है बेटा? शरीर के अंदर होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा जो सल्क वाले होते हैं, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी और टिड्डा, ये सब के सब क्या होते हैं सर? आर्थ्रोपोडा। मतलब कहने का मतलब कोई जीव उसके ऊपर एक सल्क वाली क्या हो? लेयर हो। कोई जीव उसके ऊपर एक सल्क वाली क्या हो? तो लेयर हो। बात समझ में आ रही है? वो सब क्या कहलाता है सर? वो सब कहलाता है आर्थ्रोपोडा। खटमल वो होता है जो खाट में होता है, ठीक है, और उसके बाद जब आदमी सोता है तब वो एक्टिवेट होता है, सारा खून चूस लेता है और मोटा होके पड़ा रहता है ऐसे आपके ही बिस्तर में। जैसे ही आप सवेरे खोजते हो क्या होता है? वो गायब हो जाता है। उसी को बोलते हैं खटमल। क्लियर है ये? चलिए, अब नहीं होता बेटा, क्योंकि साफ सफाई बहुत है। वरना पहले गांव क्या होते थे? अपना पूरा खटिया ले जाकर गांव के बाहर जला देते थे। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि पूरे गांव में क्या फैल चुका है? खटमल फैल चुका है। और पूरा गद्दा ले आकर गांव वाले एक मुश्त क्या करते थे? तो गांव के बाहर जला देते थे। क्यों? क्योंकि अगर नहीं जलाएंगे तो उस गांव से कभी खटमल जाएगा ही नहीं। अब तो एक से एक आ गया, पेस्टिसाइड वगैरह छीट देते तो खत्म हो जाता है। और लोगों में साफ सफाई इतनी है कि अब नहीं होता, पुराने जमाने में होता था। कॉकरोच में हृदय के कक्ष होते हैं कितने? 13। कॉकरोच में देखो, इंसान के हार्ट में कितना चैम्बर होता है? कितने चैम्बर होते हैं? 4। कौन कौन सा? दाया निलय, बाया निलय, दाया आलिंद, बाया आलिंद। बात समझ में आ रहा है? निलय और क्या होता है? आलिंद। 2 ठोक से रक्त अंदर जाएगा, 2 ठोक से क्या होता है? तो बाहर पंप नहीं होगा, मतलब ऊपर से कहां होगा? नीचे बॉडी में पंप होता है। तो 4 चेंबर होते हैं सर। एक हमारे पास होता है दाया निलय, बाया निलय, दाया आलिंद और बाया आलिंद। 4 चेंबर होते हैं। पर इसमें कितना होता है? 13 होते हैं सर। उसमें कितने होते हैं? 13 होते हैं। याद रखिएगा, ये सब तो पूछता है। संघ इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी प्रायः होते हैं समुद्री। याद रखना सर कि इकाइनोडर्मेटा कहां पाए जाते हैं? तो समुद्र में। 15 करा देता हूं ना। संघ इकाइनोडर्मेटा के मुख्य उदाहरण जेलीफिश, शेलफिश, क्राइफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, शेयरफिश, टैगफिश, रेजरफिश, ब्रिटल स्टार आदि। घोंगा व सींगी, घोंगा व सींगी है ना, किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो मोलास्क। जिसके ऊपर पूरा शल्क होता है और वो बंद होता है, वो किसमें आता है? मोलास्क। ये सींगी नहीं है, सीपी है। सीपियां देखिए ना, सीप हो गया, घोंगा हो गया, शंख हो गया, वो किसमें आते हैं सर? मोलास्क में। क्योंकि वो पूरे के पूरे एक सेल के अंदर क्या रहते हैं? तो बंद रहते हैं। क्लियर है ये? तो आज इतना रोक देते हैं। मैं मंडे नया टाइम टेबल देखता हूं, फिर इसको अरेंज करेंगे उसमें हम लोग, है ना? चलिए ठीक।